तो चलो बच्चों, अभी अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 13। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम पढ़ा था और उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिया था, पहले उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। होमवर्क क्या दिया गया था? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर E1 एंड E2। तो चलो देख लेते हैं। पार्ट 1 के सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर्स E1 एंड E2। क्वेश्चन नंबर E1 काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर E1 का फर्स्ट मैं उम्मीद करता हूँ सबसे हो गया होगा, सेकंड भी सबने कर लिया होगा, सेकंड में भी जनरल टर्म दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड वाला भी सबने बना लिया होगा, फोर्थ वाला भी सबने बना लिया होगा। सिंपल है, लिमिट ऑफ सम को इवेल्युएट करना है। कोई भी एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वाला मैं दिखा देता हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है, सब में सेम ही पैटर्न है। क्या लिखा हुआ है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, नीचे लिखा हुआ है n की पावर 4 और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के 2n लिखा हुआ है, ध्यान रखना, 3n r स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2n स्क्वायर r। तो इसको कैसे करेंगे अपन? यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बंद हो रहा है और ये बाहर वाला ब्रैकेट बंद हो रहा है। अपन को पता है कि एक 1/n अपन को इधर बाहर चाहिए होता है, तो एक n को इधर ही रहने देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और n क्यूब बच गया, उसको अंदर लेके जाता हूं मैं, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के 2n तक, n क्यूब अंदर जाएगा तो इसको n क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक n कटेगा, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर बचेगा क्योंकि n क्यूब अंदर गया था, एक n कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे 2n कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि n स्क्वायर है, तो r बाय n बचेगा। तो यार देखो, पूरा ये तो एफ ऑफ आर बाय एन में कन्वर्ट हो गया, खत्म हो गया। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स का ध्यान रखना, तो ये किसके बराबर होगा? 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब लिमिट्स निकालना आपको आता है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाय एन, r की लोअर मोस्ट वैल्यू 1 है, हायर मोस्ट वैल्यू 2n है, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 में आ जाएगा। r बाय एन को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे आ जाएगा बेटा dx। तो बस इसका इंटीग्रेशन निकाल लो तो अपन को ये लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है, ये काम अपन ने बहुत बार किया है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला सवाल था E2 देख लेते हैं फटाफट से अपन। E2 अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा। बस ये देखना है, आपका फंक्शन जो दे रखा है fx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे के रखा है, वो fn लिखा है, मैंने fx लिख दिया है। अल्फा n और बीटा n इन्होंने डिफाइन किया है फॉर n इक्वल टू 1 2 3। तो अगर मैं पहले इस फंक्शन की बात करूं, ये कैसा फंक्शन है? तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप इसको 0 से इन्फिनिटी में देखोगे, क्योंकि उसने n की वैल्यूज 1 2 3 ऐसे दी हुई है एंड सो ऑन, तो अपन देखेंगे कि 0 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन कैसा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप f' निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा 2x, मतलब -2x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर x को पॉजिटिव डालोगे तो ये चीज नेगेटिव रहेगी। मैं पॉजिटिव x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन होगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका अगर मैं रफ प्लॉट बनाऊं ना, 0 से इन्फिनिटी में मेरे को मतलब है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखो ऐसे भी सोच सकते हो, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर आप x को 0 डालोगे तो वैल्यू 1 आ रही है, और जैसे आप x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। जैसे जैसे x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे, ये जो वैल्यू है ये किसको अप्रोच करेगी बेटा? 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। ये रफली इसका ग्राफ होगा। अब अपन को इन्होंने दो चीजें डिफाइन करके दी हुई है, एक तो अल्फा एन डिफाइन करा हुआ है, एक तो बीटा एन डिफाइन करा हुआ है। और अपन को लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा एन और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बीटा एन को अल्फा बीटा बोला है। तो यार इस बात में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर होने वाले हैं। क्यों? अपन देखते हैं अल्फा एन और बीटा एन क्या है। अल्फा एन की अगर मैं बात करूं तो आप उसमें है ना n की अलग अलग वैल्यूज पुट करो, तो देखो 1/n तो आने वाला है, 1/n तो आने वाला है। अंदर अपने पास क्या आने वाला है? f ऑफ r बाय n, मतलब अंदर कितना लिखा हुआ है? f ऑफ 1/n। फिर क्या लिखा हुआ है? f ऑफ 2/n। फिर क्या लिखा हुआ है? f ऑफ 3/n एंड सो ऑन चलते जा रहा है, और लास्ट में आ रहा है f ऑफ n/n। मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रल के टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो r इक्वल टू 1 से n है, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है। तो 0 से 1 में मेरे को देखने में इंटरेस्ट है, ये 0 है और ये 1 है। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 पे इसकी वैल्यू हाफ आएगी। मान लो ये वाली जो 1 पे वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसकी कितनी हो गई बेटा? हाफ हो गई। अब 1 से n, 0 से 1 के इंटरवल को मैं अगर n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मान लो उसको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूं,
ये पहला पार्ट है मेरा, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, एंड सो ऑन ये सेकंड लास्ट पार्ट है। तो ये 1/n हो जाएगा, ये 2/n हो जाएगा, ये 3/n हो जाएगा, क्योंकि अपन ने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, n-1/n, और ये 1 का मतलब हो जाएगा n/n। तो अपन ने इन अलग अलग रेक्टेंगल्स की बात करी है, अपन ने इन अलग अलग रेक्टेंगल्स की बात करी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1/n मतलब इस रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी, ये 1/n है, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। फिर 2/n मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, 3/n मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और n/n का मतलब 1 मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या मैं बोलूँ कि अगर मैं एक इंटीग्रल डिफाइन कर लेता हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, ये अपना फंक्शन है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो अल्फा एन का वैल्यू है, अल्फा एन का जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा i से, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा आ रहा है। और बीटा एन को क्या डिफाइन कर रखा है उन्होंने, बीटा एन को उन्होंने डिफाइन कर रखा है 1/n। सेम टू सेम चीज है, बस उसमें आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, n-1 तक जा रही है। तो 0 से अगर स्टार्ट हो रही है तो पहला उसके अंदर क्या आएगा बेटा, f ऑफ 0 आएगा, फिर क्या आएगा, f ऑफ 1/n आएगा, फिर क्या आएगा, f ऑफ 2/n आएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा, लास्ट में आएगा f ऑफ n-1/n। ये बीटा एन डिफाइन करा है इन्होंने। तो बीटा एन वाले रेक्टेंगल्स अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसमें f ऑफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले रेक्टेंगल का हाइट ये है। तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे कंप्लीट करूं, फिर यहां से इसको ऐसे कंप्लीट करूं, फिर यहां से इसको ऐसे कंप्लीट करूं, तो ये आप देख पा रहे हो, ये ऊपर वाले रेक्टेंगल्स आएंगे, ऐसे चलते जाएगा सिलसिला। तो ये ऊपर वाले रेक्टेंगल्स का जो एरिया आएगा, सीधी सी बात है, ये कर्व के एरिया से कैसा आएगा बेटा, कर्व के एरिया से कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा कर्व के एरिया से। तो क्या मैं बोलूं कि बीटा एन जो हो जाएगा वो आई से बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने, ये आपको पता है लिमिट ऑफ सम में सिखाया हुआ है, अगर आपने लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दिया अल्फा एन पे और बीटा एन पे, तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, आई के बराबर हो जाएंगे। तो ये भी अपन ने प्रूव कर दिया कि अल्फा एन बीटा एन से छोटा है। फिर अपन ने ये भी दिखा दिया कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। और आई का वैल्यू तो अपन निकाल ही सकते हैं, आई का वैल्यू क्या है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा एन इससे छोटा होगा और बीटा एन इससे बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों ने ये E2 वाला कर लिया होगा। ये बस लिमिट ऑफ सम का एप्लीकेशन है, जो अपन ने पढ़ा था कि लिमिट ऑफ सम में क्या करते हैं, कैसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, उसका एप्लीकेशन है। ये सेक्शन ई, पार्ट 1 का सेक्शन ई हो गया। पार्ट 2 का सेक्शन ई देखते हैं। पार्ट 2 के सेक्शन ई में क्या दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर्स E1 से लेकर के शायद E4 दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबने कर लिए होंगे। E1 आसान है, E2 भी आसान है। E2 में थोड़ा सा ध्यान रखना, लोअर जो लिमिट है 2n+1 से स्टार्ट हो रही है और 3n तक जा रही है, तो अपन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिखते वक्त अपन को ध्यान रखना है। E3, अब E3 में देखो प्रोडक्ट में देके रखा है, तो अपन को पता है कि प्रोडक्ट में देके रखा है तो उसको कैसे डील करना है, उसको y बोलना है और दोनों साइड क्या कर लेना है बेटा, log ले लेना है और सॉल्व करना है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है क्लास में। E4 भी डायरेक्टली उसी फॉर्म में बन रहा है, लिमिट ऑफ सम के फॉर्मेट में। एक बार उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 के सेक्शन ई का E4 है। L इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पाई बाय एन दे रखा है बाहर, तो देखो एक 1/n तो दे ही रखा है इन्होंने, अंदर लिख रखा है सिग्मा, डायरेक्ट सिग्मा फॉर्म में मैं लिख देता हूं। r इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से बोल सकता हूं मैं, और कहां तक जा रहा है, n-1 तक, क्योंकि मैं ये लिखने वाला हूं साइन ऑफ r इंटू पाई डिवाइडेड बाय n, बरोबर है। तो आप देखो r को 0 डालोगे तो वो साइन 0 आएगा, मैं फर्स्ट टर्म वो लिख सकता हूं, और उसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, n-1 इंटू पाई बाय n तक जा रही है। तो देखो ये उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, अपने पास 1/n भी पड़ा हुआ है। तो इसको अगर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो इंटीग्रेशन 0 से लेके n-1 है, तो ये इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 आ जाएगा। r बाय n को अपन x बोल देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास सिंपल साइन पाई x dx का इंटीग्रेशन। इसमें आपको पता है इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन लिख के वैल्यू लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना पार्ट 2 का सेक्शन ई। और क्या दिया था इसके अलावा, पार्ट 3 में मैट्रिक्स मैच का कॉलम नंबर 1, चलो वो भी देख लेते हैं। पार्ट 3 में मैट्रिक्स मैच का कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में क्या दिया था आपको, क्या है कॉलम नंबर 1 में, लिमिट n टेंडिंग टू, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t साइन x प्लस साइन ax का होल स्क्वायर dx।
इस चीज को इन्होंने क्या डिफाइन करके रखा है, इस चीज को इन्होंने क्या डिफाइन करके रखा है, इस चीज को इन्होंने लिमिट एल बोल रखा है। तो अपन को ए ऑप्शन में मतलब कॉलम 1 में ए की अलग अलग वैल्यूज दे रहा है और कॉलम 2 में एल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से ही करो। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, मैं एक ऑप्शन बता देता हूं, बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अगर ए का वैल्यू 0 है, सब में प्रोसेस जो है वो करने का सेम है। अगर ए का वैल्यू 0 डालते हो इसके अंदर, अगर ए को 0 डालते हो तो आपका लिमिट एल क्या निकल के आएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे आगे 1/t भी लिखा हुआ है, मतलब डिवाइडेड बाय t लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। ए को अपन ने कितना पुट कर दिया, ए को अपन ने 0 पुट कर दिया, तो आपके पास ऊपर वाले इंटीग्रल में आएगा 0 से लेकर के t। ए को 0 पुट कर दिया तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा t। अपन को पता है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x, वो बाद में इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेकर के t 1 माइनस कॉस 2x dx, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 2t आ जाएगा बेटा। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एल लिमिट का वैल्यू एल इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय नीचे 2 आ जाएगा। और अच्छा 0 से t है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पे t आ जाएगा और यहाँ पे भी t आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा लिमिट लगाने के बाद, और नीचे एक और 2t पड़ा हुआ है। तो अब अगर इस 2t को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, देखो t के नीचे 2t लिखूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ। अब आप ध्यान से सोचो, अब आप ध्यान से सोचो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 2t अपॉन 2t की अगर मैं बात करूं तो देखो साइन 2t जो लिखा हुआ है वो तो फाइनाइट है, 2t अब t कुछ भी हो, बाहर साइन लिखा हुआ है, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली साइन 2t की जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ आने वाली है। लेकिन डिनोमिनेटर में t लिखा हुआ है, और अगर ये t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब t को बहुत बड़ा कर रहा हूं मैं, तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, साइन 2t डिवाइडेड बाय 2t को 1 नहीं लिखना, t टेंडिंग टू 0 नहीं है, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसीलिए ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। तो ये हाफ माइनस 0 हो जाएगा, तो इस लिमिट का वैल्यू हाफ आ जाएगा। तो जैसे मैंने a को 0 डाल के किया वैसे ही आप बाकी सारे ऑप्शन में a को 1 डालोगे तभी भी देखो सेम चीज बनेगी। a को 1 डालोगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब यही वाला जो आंसर है ये किससे मल्टीप्लाई होना है, 4 से मल्टीप्लाई होना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो बाकी सारे पार्ट्स अब आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्या दिया था, एक्सरसाइज 2 में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 17 to 20 दिए थे, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इंटीग्रेबल ओवर 1 to 2, तो 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। भाई एफ एक्स जो है वो 1 से 2 में इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो मान लो ये एफ एक्स है। ठीक है, मैंने इंक्रीजिंग लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने बोला है इंटीग्रेबल है, मतलब आप कुछ भी लो। मान लो ये 1 है और मान लो ये 2 है। ठीक है, तो 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स उसने एक इंटीग्रल डिफाइन कर लिया कि मतलब 1 से 2 में जो इसका एरिया है इसको मैं लिमिट ऑफ सम के तरीके से कौन से ऑप्शन से लिख सकता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब बेसिकली रेक्टेंगल्स का एरिया लिख के उसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना है। तो चलो देखते हैं भाई, पहले अपन इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने खुद के लॉजिक से। इसको अगर अपन एन पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ये मान लो पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर एक इंटरवल का विथ में अगर 1/n बोल देता हूँ। ठीक है, ये टोटल इंटरवल 1 का है और मैंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 + 1/n। देखो 1 से आगे जा रहे हैं अपन, फिर इसको क्या बोलेंगे अपन 1 + 2/n, फिर इसको क्या बोलेंगे अपन 1 + 3/n, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जो 2 के जस्ट पहले, ये क्या हो जाएगा 1 + n-1 डिवाइडेड बाय n, और ये 2 को अपन लिखेंगे 1 + n/n, मतलब वो 2 हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस रेक्टेंगल्स को कंप्लीट करूं तो यहां से मैंने ऐसे बनाया, देखो आप ऊपर वाले लो नीचे वाले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ही बात कर रहे हैं। इसको अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा भाई, इन रेक्टेंगल्स का एरिया क्या आएगा, ये जो ब्लू वाले रेक्टेंगल्स है जो अपन ने बनाए हैं इनका एरिया अगर मैं लिखूंगा तो पहले वाले रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 1/n है
और इसकी अगर हाइट की बात करूँ तो इसका हाइट कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास f ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो रेक्टेंगल है 1/n, इसका हाइट कितना हो जाएगा बेटा, f ऑफ 1 प्लस 1/n हो जाएगा। फिर तीसरा वाला रेक्टेंगल में 1/n और फिर f ऑफ 1 प्लस 2/n हो जाएगा, और ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में इस वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं लिखूंगा तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरे पास ये जो लास्ट वाला रेक्टेंगल है इसका हाइट कितना हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/n f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। तो एक तो तरीका ये हो गया। तो अगर मैं इस एरिया को लिखूँ तो 1/n बाहर आ जाएगा सिग्मा r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा हूँ, n माइनस 1 f ऑफ 1 प्लस, ऐसे लिख देते हैं r डिवाइडेड बाय n। देखो यही वाली चीज बन रही है, r को 0 डालोगे तो ये बन जाएगा, 1 डालोगे तो ये बनेगा, 2 डालोगे तो एंड सो ऑन ऐसे। तो एक तो पॉसिबल तरीका लिखने का ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉसिबल तरीका क्या हो गया, अगर आप बाहर वाले रेक्टेंगल्स से लो, बाहर वाले रेक्टेंगल्स मतलब ये वाले, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला एंड सो ऑन। अगर मैं बाहर वाले रेक्टेंगल्स की बात करूं तो मैं उसको उस प्रकार से भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो मुझे i के बराबर ही मिलने वाला है। तो एक और पॉसिबल एरिया क्या है, एक और पॉसिबल क्या है, a इक्वल टू 1/n, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, सिग्मा r इक्वल टू अब 1 से लेकर के n तक हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। तो ये दोनों तरीके से मैं आई इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू लिमिट हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर इसको मैं a1 बोल दूं और इसको मैं a2 बोल दूं तो a1 भी हो जाएगा और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, a2 भी मैं लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है इसके अंदर। तो अब अपन ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शंस कौन से मैच कर रहे हैं, क्या क्या दिए हुए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ r बाय n दिया हुआ है, उसने सीधे सीधे और लिमिट भी 1 से n रखी हुई है, तो वो तो गलत है। अगर मैं 1 से n रख रहा हूं तो अंदर f ऑफ 1 प्लस r बाय n आ रहा है, तो वो तो गलत है। बी ऑप्शन में क्या दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, f ऑफ r बाय n तो दिया है, लेकिन उसने r की वैल्यू n प्लस 1 से 2n वेरी करी है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में ध्यान से देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या लिखा हुआ है, 1/n सिग्मा r इक्वल टू n प्लस 1 से स्टार्ट कर रहा है और 2n तक जा रहा है और f ऑफ r बाय n लिख रहा है। तो आप देखो ये चीज हो जाएगी, क्यों, ये सही होगा। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझने के लिए अगर मैं बस इसमें वैल्यूज डालूं तो क्या आएगा, f ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, फिर आएगा f ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n एंड सो ऑन, चलते जाएगा सिलसिला, कहां तक चलेगा, f ऑफ लास्ट में आएगा 2n डिवाइडेड बाय n। तो क्या आपको दिख रहा है, ये वाली जो चीज अपन ने लिखी हुई है और ये जो a1 अपन ने लिखा हुआ है, a1 की a2 कहां से स्टार्ट, नहीं a1 नहीं a2, ये a2 के बराबर आ रहा है, ये a2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि आप देखो a2 में अगर आप r को 1 डालोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 1/n। यार इसमें अगर आप n को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, n को इसके नीचे लिखोगे, n को इसके नीचे लिखोगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1/n, यार एलसीएम लोगे तो n प्लस 1/n है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 2/n एंड सो ऑन। इसको 2n को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस n/n लिख सकते हो ना। तो देखो ना ये क्या हो गया, अगर r की वैल्यू अपन n प्लस 1 से 2n में लेके जा रहे हैं तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है और ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये r की वैल्यू ये कहां से कहां वेरी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना आंसर आएगा। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में 1 से n लिमिट है और r प्लस n डिवाइडेड बाय n दे रखा है, मतलब 1 प्लस r बाय n, मतलब वो ये वाला दे रखा है, और उसमें वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रही है, 1 से n, मतलब ये वाला दे रखा है, ये वाला उसने हमेशा यही वाला लिया हुआ है, 1 से लेके n। अगर इसमें एलसीएम ले लोगे तो n प्लस r डिवाइडेड बाय n, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। देखो सी ऑप्शन भी मैच कर रहा है इसके साथ, आप उसमें लिख के देख सकते हो। डी ऑप्शन फिर से गलत हो जाएगा, 1 से लेके 2n r बाय n, अगर r बाय n लिख रहे हैं अपन तो 1 से लेके 2n से वो काम नहीं होगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, अपर लिमिट 2 आएगी, ध्यान रखना। लेकिन अपन को तो 1 से 2 के बीच का एरिया चाहिए, तो ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। और आगे क्या दिया था, 17 से लेकर के 20 तक, तो मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन आसान है। 17 वाला चलो देख लेते हैं। 17 में बस आप ग्राफ बना लो, एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है इन्होंने, एफ ऑफ बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, और कुछ दिया है नहीं, कुछ नहीं दिया, ये फंक्शन ऑफ बी है, मतलब ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज देखते हैं, ऑप्शन वाइज देखेंगे तभी पता लगेगा। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, एफ ऑफ बी इज लीस्ट एंड ए इक्वल टू 1।
अगर एफ ऑफ बी, ए ऑप्शन देख रहे हैं अपन, ये लीस्ट है मतलब ये मिनिमम है और a इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ। इसके रूट्स 1 और 3 है और 0 पे इसका वैल्यू 3 आ रहा है, 0 पे इसका वैल्यू 3 आ रहा है, इसके रूट्स 1 और 3 है, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। बोल रहा है कि a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू अगर 1 है मतलब अपन इंटीग्रल तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, a को अपन अगर 1 रख रहे हैं तो अगर इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, अपन को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या देता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। तो अगर मैं b को 1 से 3 में जितना आगे बढ़ाऊंगा, 1 से 3 में जितना आगे बढ़ाऊंगा उतना नेगेटिव में ये वाला एरिया बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं b को 2 रखता हूं और मैं b को 2.5 रखता हूं, तो मान लो अगर 2 रखने से इस वाले के इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर -2 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, तो अगर मैंने 2.5 रखा तो इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू -3 आ जाएगा, बरोबर है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा लेकिन क्योंकि आगे माइनस साइन है तो वैल्यू और घटते जाएगी घटते जाएगी। तो अब मुझे आप सोच के बताओ कि मैं b को कहां तक रखूंगा तो ये वैल्यू घटेगी। तो ये बात की सबको फील आ रही है कि जब मैं b को 3 रखूंगा तब नेगेटिव में मैक्सिमम वाला एरिया का रीजन आ जाएगा, मतलब अगर मैंने 3 रख दिया b को तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि आगे माइनस साइन लगी है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अब जैसे आप b को 3 से आगे रखोगे तो ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट आने लगेगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगा, तो ओवरऑल फिर से वैल्यू क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो अगर a इक्वल टू 1 है और f ऑफ b मिनिमम है तो आपको इस बात की फील आनी चाहिए डायग्राम से कि b को अपन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। वरना आप ये भी कर सकते हो कि a को आपने 1 रखा है, इस पूरे को इंटीग्रेट किया है, ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन क्या फायदा जब अपन डायग्राम से ही सोच के कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया से, ये सोच के कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। a इक्वल टू 4 है तो एफ बी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल b ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। बी ऑप्शन, एक और ऑप्शन देख लेते हैं। अब ग्राफ ऐसा है, अपन को पता है कि ये 1 है और ये 3 है। अब उसने बोला a 4 है, मतलब मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 4 है, ठीक है, और मैं b को 4 से बड़ा रख रहा हूं, तो मैं बोल रहा है कि ये जो चीज है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉमन सेंस वाली बात है। 4 से बड़ा b को जो भी रखोगे, ये वाला ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आप देखो 4 से ज्यादा b को कुछ भी रखोगे, यहां रखोगे यहां रखोगे यहां रखोगे, तो ये जो एरिया बाउंडेड है, मतलब ये वाले जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा, क्या मैं बोलूँ ये वाला चीज बढ़ते जाएगा इंक्रीज होते जाएगा, तो सही बात है बी ऑप्शन। तो ऐसे ही आप डायग्राम से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो और देख लो क्या आ रहा है आंसर, लैम्डा का वैल्यू आपको पता लग जाएगा, देख ही लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने कर लिया होगा। सिंपल अपन को LH रूल लगाना है और लेबनिट्ज थ्योरम यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 18 अपन देख लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल 2 से लेकर के इनफाइनाइट लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अब इसके बारे में उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, I फाइनाइट रियल नंबर है तो लैम्डा वगैरह का वैल्यू बताना है। ये फाइनाइट है और ये रियल नंबर है, तो अपन को लैम्डा वगैरह का वैल्यू बताना है। यार ये तो आराम से इंटीग्रेट हो रहा है, अपन को पता है I इक्वल टू, अगर मैंने हाफ लिख दिया आगे, इस वाले इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूं, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको t बोला तो 2x dx dt बन जाएगा, तो क्या मैं बोलूँ ये सीधे हो जाएगा ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैंने हाफ बाहर निकाल लिया यहाँ से भी तो x प्लस हाफ हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ln मॉड x प्लस हाफ हो जाएगा। दोनों इंटीग्रल अलग अलग इवेल्युएट हो जा रहे हैं, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, i का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैंने हाफ कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आएगा ln के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर लैम्डा, ये लैम्डा इसके पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x प्लस हाफ, ठीक है। ये अपने i का वैल्यू है। अब आगे क्या बोल रखा है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी, अच्छा इंटीग्रेशन के लिमिट्स 2 से लेकर के इन्फिनिटी में दे रखे हैं, 2 से लेकर के इन्फिनिटी में इसके लिमिट्स लगाने हैं अपन को। तो अगर बोल रहा है कि i एक फाइनाइट रियल नंबर है, तो जब मैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाता हूं तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यार अब ये अपन को समझ में आएगा कि यार ये लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाला नंबर इन्फिनिटी पे जाएगा, तो लॉग के अंदर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो उसका वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो अगर ये लिमिट फाइनाइट है, मतलब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाली वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए और रियल आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या मैं बोलूँ, न्यूमरेटर में भी जो x का पावर होता है वो मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि लैम्डा का वैल्यू हाफ होना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि लैम्डा का वैल्यू हाफ होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो उसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन खींचोगे तो बाहर x आएगा, सिंपल सी बात है। तो अब अपने पास i का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ तो बाहर है ही,
x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लॉग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं, अपॉन x प्लस हाफ। अब आप सोचो 2 से लेकर के इन्फिनिटी, अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपन यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बाहर x आएगा, और यहाँ से भी अगर आप x कॉमन खींचोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 2x आ जाएगा। x कॉमन खींच लिया मैंने नीचे से भी, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो log 1 आ जाएगा। log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i इक्वल टू हाफ, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, माइनस अगर x को 2 डालोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 4। तो इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको i का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सिंपल लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में से k प्लस ए एन है और k प्लस बी एन है, तो पहले वाले में से n और दूसरे वाले में से n कॉमन निकाल लेना तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई किए थे और सबसे ये क्वेश्चन हो गए होंगे। तो चलो बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक रहेगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस में एरिया अंडर द कर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेंस में लगभग एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है। जेई एडवांस में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जेई मेंस में तो फिक्स आता ही आता है। और आसान सा टॉपिक है, अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले तो एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो सबसे पहले अपन को ये बात पता है कि एरिया हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। एरिया कभी भी नेगेटिव तो लेते नहीं है अपन। अब एरिया में अपन किन किन टाइप्स के एरिया पढ़ेंगे। पहले तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में क्या एरिया बाउंडेड है, या फिर कोई कर्व दिया है उसका वाई एक्सिस के साथ क्या एरिया बाउंडेड है, या फिर दो या दो से ज्यादा कर्व्स अगर गिवन है तो उनके बीच में कितना एरिया है वो अपन को निकालना है। अब यहाँ पे एरिया वाला जो ये टॉपिक है इसमें आपको इस बात की गारंटी रखनी है कि आपको ग्राफ्स बनाना थोड़ा अच्छे से है। मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ्स, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे यूज करने हैं। बेसिकली जो बेसिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, इन सारे फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाना है आपको पता है। तो बेसिक अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि पहले अपन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि वो कौन सा एरिया पूछ रहा है अपन को, और उसके बाद अपन इंटीग्रेशन को यूज करके उस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं इसका थियोरी के बेसिस पे एक सिंपल सा नमूना लूँ, इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर कोई कर्व दिया है उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया बाउंडेड होगा। तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा वो अपन कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको 3 केसेस में बाइफरकेट कर रहा हूँ कि या तो अपना जो कर्व है वो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, या तो अपना जो कर्व है वो पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, या फिर जो थर्ड केस में मैं बोल रहा हूँ कि कर्व का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, कर्व का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। तो एरिया कैसे निकालते हैं हर एक केस में। यहाँ पे बस अपन पहले बेसिक देख के ये समझने वाले हैं कि एरिया निकाला कैसे जाता है और इसको सोचना कैसे है। अगर मैं इसका सबसे पहला केस लूँ तो यहाँ पे आप देखो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में अगर अपन को चाहिए, मुझे ये कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स कर्व दे दिया गया होगा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b विद द एक्स एक्सिस। ऐसे वो बोल देंगे कि एक कर्व की इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया बाउंडेड है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये मुझे बोल देंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, अगर अपना पूरा का पूरा कर्व देखो, पहला केस अपन ने क्या लिया है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू a टू b। मतलब अपना जो कर्व है वो पूरा का पूरा कहाँ है बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अपन को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे तो वो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज देता है, और क्योंकि ये जो कर्व है ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या मैं बोलूँ एरिया बाउंडेड जो होगा इस केस में वो सीधे सीधे मुझे किससे मिल जाएगा, इधर थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। एरिया बाउंडेड जो है उसको a बोल रहा हूं, तो क्या मैं बोलूँ a से लेकर के b आप एफ एक्स डी एक्स को क्या कर लो बेटा, इंटीग्रेट कर लो, तो डायरेक्टली मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। अगर मुझे ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो मैं a से b में बस एफ एक्स का क्या कर लूंगा बेटा, इंटीग्रेशन कर लूंगा, तो मुझे डायरेक्टली वो एरिया मिलने वाला है। ठीक है, इसको सोचने का तरीका क्या होता है, देखो जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ ये आपको आगे काम आएगा। अपन क्या करेंगे, आपको पता है कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने ये एरो लिया है, आप हमेशा एरो को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बनाओगे और पॉइंटिंग अपवर्ड्स बनाओगे।
तो अब आप देखो जो ऊपर वाला कर्व होगा ना बेटा, उसको अपन फाइनल बोलेंगे। जैसे कि ऊपर वाला कर्व अपने लिए कौन है बेटा, एफ एक्स है, और नीचे वाला कर्व अपने लिए कौन है, नीचे किसके साथ बाउंडेड है, एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये अपना लोअर कर्व है या इनिशियल कर्व है। तो ये एरो बनाने के बाद अगर आपको एरिया बाउंडेड निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना है, फाइनल कर्व माइनस इनिशियल कर्व करना है। अब की बार अपना फाइनल कर्व कौन है, एफ एक्स, और इनिशियल कर्व कौन है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू 0 होती है, सिंपल सी बात है। तो एफ एक्स माइनस 0 में लिखूंगा। अब वो 0 मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमेशा याद रखो जब भी अपन ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो देखो ये जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप एक स्ट्रिप लेने वाले हो तो आपकी जो स्ट्रिप है वो x में मूव करेगी। जो ये आपने जो एरो लिया हुआ है ये आपका x में मूवमेंट होगा, तो आपको पूरा का पूरा एरिया मिलने वाला है। आप क्या करोगे, फाइनल कर्व माइनस इनिशियल कर्व, कहां से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू a, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहां तक, x इक्वल टू b तक चलते जाएंगे। हमेशा फाइनल कर्व एफ एक्स है और इनिशियल कर्व कौन है, एक्स एक्सिस है। तो ये जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को बेसिकली ये एरिया मिलने वाला है। ये जो अपना है ना एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रिप्रेजेंट करेगा कि अपना जो ये पॉइंटर है ये एक्स दिशा में मूव कर रहा है कि वाई दिशा में मूव कर रहा है। अपन वाई में भी उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अपन देखते हैं अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे करना है। आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक्स के रिस्पेक्ट में करने से फायदा होता है, कभी कभी वाई के रिस्पेक्ट में करने से फायदा होता है। यहाँ पे सबको इतना बेसिक तो सबको समझ में आया कि यार अगर मेरा पूरा का पूरा कर्व एफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सीधे सीधे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। और इसको समझने का तरीका क्या है, आप एरो बनाओगे, जो ऊपर वाला कर्व है वो फाइनल हमेशा, और जो नीचे वाला कर्व है वो हमेशा इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो अपन को डायरेक्टली वो एरिया मिलेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे अब अपन यही वाला फाइनल माइनस इनिशियल वाला अप्रोच लगा के इसको करेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड केस में मेरा पूरा का पूरा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, पूरा का पूरा कर्व यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे है, तो मुझे बताओ बेटा एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा। अगर मैं फिर से ये एरो बनाऊंगा, ये बेसिकली मेरी स्ट्रिप ऑफ इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो ये जो मेरी स्ट्रिप है ये एक्स में मूव करने वाली है, कहाँ से कहाँ मूव करने वाली है वो मुझे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। इसका लोअर लिमिट जो है वो ए है और अपर लिमिट बी है, तो ए से बी में मेरी डीएक्स की स्ट्रिप मूव करने वाली है, तो ए टू बी मैंने डीएक्स लिख दिया। अब ध्यान से देखना आपका फाइनल कर्व कौन है। अब आपका देखो फाइनल कर्व ऊपर वाला कर्व कौन है, एक्स एक्सिस है, तो आप क्या लिखोगे, फाइनल एक्स एक्सिस अपना क्या है, y इक्वल टू 0 माइनस इनिशियल कर्व कौन है बेटा, इनिशियल कर्व कौन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स जो है ये अपना इनिशियल कर्व है, तो 0 माइनस एफ एक्स डी एक्स आप लिखोगे। तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं 0 को हटा दूं, क्योंकि 0 डी एक्स का इंटीग्रेशन तो 0 ही होने वाला है, तो घूम फिर के आपका फाइनली एरिया कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपका एरिया आ जाएगा माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने फाइनल माइनस इनिशियल से किया तो आपके पास माइनस आ रही है। इस बात की आप फील लेने की कोशिश करो, इस बात को समझो कि यार ये माइनस साइन एक्चुअली में आ क्यों रही है। आप खुद ही सोचो, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज देता है। तो अगर मैं ये माइनस साइन नहीं लिखता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सीधे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन निकालता, क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये वाले पार्ट का जो मेरे पास आंसर आता वो कैसा आता, नेगेटिव आता, नेगेटिव। लेकिन अपन तो एरिया निकाल रहे हैं ना बेटा, एरिया हमेशा कैसा होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो अपन ने बस क्या कर दिया, आगे एक माइनस साइन लगा दी। तो आपके पास अब जो ये पूरा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वो और मुझे इस रीजन का एरिया डिनोट करके देगा। आपको हमेशा इतना याद रखना है कि फाइनल कर्व माइनस इनिशियल कर्व करना है, तो आपको डायरेक्टली वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, अपन आगे देखते हैं। थर्ड वाला केस अगर मैं देखूं, थर्ड वाले केस में क्या दिया हुआ है। अब देखो अपना कर्व जो है वो कुछ पार्ट के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट के लिए एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इस केस में अपन एरिया कैसे निकालेंगे। अगर मैं ए टू सी में बात करूं तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और सी टू बी में मैं बात करूं तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। तो अपन अपना एरो बनाएंगे, एरो ये यहाँ पे एरो ऐसे आएगा और यहाँ पे एरो ऐसे आएगा। देखो दो एरो आएंगे। क्यों मैंने दो एरो बनाए, क्योंकि आप देखो कि ए टू सी में, ए टू सी के बीच में अगर मैं एरो बना रहा हूं तो फाइनल कर्व अलग है, इनिशियल कर्व अलग है। और अगर मैं सी टू बी में एरो बना रहा हूं तो फाइनल कर्व अलग है, इनिशियल कर्व अलग है। मतलब इस इंटीग्रेशन को अपन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा अगर अपन को डायरेक्ट एरिया चाहिए तो इस केस में बेटा मैं एरिया क्या लिखूंगा, एरिया अपने पास हो जाएगा ए से लेके सी। अगर मैं ए से लेकर के सी में बात करूं तो फाइनल कर्व एफ एक्स है, तो अपन क्या लिखेंगे, सीधे सीधे एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, बरोबर, प्लस प्लस इंटीग्रेशन सी से लेकर के बी में फाइनल कर्व कौन है, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस है तो 0 माइनस इनिशियल कर्व कौन है, अब की बार एफ एक्स है। तो इसीलिए
ये 0 माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइन इधर बाहर आ जाएगी। आप खुद ही सोचो कि अगर मैं डायरेक्टली इस पार्ट को सी से बी में इंटीग्रेट करूं तो आंसर नेगेटिव आने वाला है, लेकिन मुझे तो एरिया चाहिए, मतलब इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया। तो क्योंकि ये नीचे था तो अपन ने क्या कर दिया, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप सीधे सीधे फाइनल माइनस इनिशियल से करोगे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, सबको समझ में आ गई। तो अगर कुछ पार्ट के लिए कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है और कुछ पार्ट के लिए कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे ये सी पे पहले सी से पहले ये ऊपर था, सी के बाद ये नीचे था, तो सी पे आपको इंटीग्रेशन ब्रेक करके इस तरीके से करना है, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो अगर कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इस केस में अपन एरिया बाउंडेड इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है तो अब कर्व और वाई एक्सिस के बीच का एरिया भी अपन एग्जैक्टली सिमिलरली इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कर्व और वाई एक्सिस के बीच का निकालेंगे तो अब जो अपना है y इक्वल टू एफ एक्स नहीं, कर्व x इक्वल टू जी ऑफ वाई, मतलब y के टर्म्स में होना चाहिए। पहले मैं बोल रहा हूँ g ऑफ y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये जो x का वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। फिर बोलेंगे g ऑफ y हमेशा नेगेटिव है, मतलब वो जो x है वो हमेशा नेगेटिव है। और बाद में अपन बोलेंगे कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव है। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं केवल पॉजिटिव की बात करूं तो एरिया कितना आ जाएगा, सिंपल। अब देखो, अब अपना जो एरो आएगा, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ मुझे एरिया चाहिए, तो अब मैं मेरा जो एरो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा और इसको हमेशा मैं राइट साइड वाला जो कर्व है इसको फाइनल मानेंगे और जो लेफ्ट साइड वाला कर्व है उसको इनिशियल मानेंगे। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से अगर अपन करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो अब अपना फाइनल कर्व कौन है, यहाँ पे फाइनल कर्व कौन है, जी ऑफ वाई है। ठीक है, देखो डी वाई, अपनी जो वाई की स्ट्रिप है वो कहां से कहां मूव करने वाली है, वाई इक्वल टू बी से स्टार्ट करेंगे और इसको कहां तक लेके जाएंगे, कहां तक लेके जाना है अपन को, सी तक। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कौन डिसाइड करेगा, ये वाई की स्ट्रिप कहां से कहां मूव हो रही है, बी से लेकर के सी तक। फाइनल कर्व अपने लिए क्या है बेटा, फाइनल कर्व अपने लिए x इक्वल टू जी ऑफ वाई है और इनिशियल कर्व अपने लिए y एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे माइनस 0 लिख देंगे। आपको इनिशियली लग रहा होगा कि सर फाइनल माइनस इनिशियल थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, अगर आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ध्यान रखोगे, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ऊपर वाला कर्व फाइनल, नीचे वाला कर्व इनिशियल। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो राइट साइड वाला कर्व फाइनल, लेफ्ट साइड वाला कर्व इनिशियल। तो बहुत आसानी से चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें कि g ऑफ y जो है अब वो हमेशा नेगेटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप बनाऊंगा तो ये जो मेरा एरिया है ये मुझे कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो ये कहाँ से कहाँ मूव होने वाला है, b से c में मूव होने वाला है, तो यहाँ पे b, यहाँ से c, dy। लेकिन अब की बार फाइनल कर्व कौन है, y एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0, माइनस इनिशियल कर्व कौन है, अब की बार इनिशियल कर्व g ऑफ y है, तो g ऑफ y dy। तो एक माइनस साइन के साथ आ जाएगा ये इंटीग्रल। ठीक है, सबको समझ आया, सिंपल सी बात है। और कुछ पार्ट के लिए अगर कर्व इधर है और कुछ पार्ट के लिए कर्व इधर है, तो अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है। आप एरिया को क्या लिख सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं और यहाँ पे बनाऊं तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को डी पे। पहले इंटीग्रेशन में क्या आएगा, बी से लेकर के डी। फाइनल कर्व कौन है बेटा, वाई एक्सिस है, तो 0 माइनस इनिशियल कर्व कौन है, जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई डी वाई के साथ, और फिर प्लस इंटीग्रेशन डी से लेकर के सी। फाइनल कर्व कौन हो गया, जी ऑफ वाई हो गया, और इनिशियल कर्व कौन हो गया, y एक्सिस हो गया, तो सीधे सीधे g ऑफ y dy आ जाएगा। तो ये इस केस में अपना एरिया बाउंडेड हो जाएगा। तो कर्व और y एक्सिस के साथ एरिया कैसे निकालना है, मैं उम्मीद कर रहा हूं dy के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करना है सबको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो ये अपन ने अभी देखा कि कर्व और x एक्सिस और कर्व और y एक्सिस के साथ का एरिया कैसे निकालते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि दो कर्व्स के बीच में अगर एरिया फंसा हुआ है वो निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, तो वो कैसे निकालते हैं। तो अगर अपने पास दो या दो से ज्यादा कर्व्स भी हो सकते हैं, आपको वो दे देंगे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। देखो यहाँ पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा आवश्यक है। अगर आप एक रफ प्लॉट भी तैयार कर सकते हो तो आपको विजुअली दिखेगा कि आपको कौन से एरिया की बात कर रहा है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे यहाँ पे निकालना था एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू c। मतलब इन दोनों कर्व्स के बीच में a से लेकर के c में क्या एरिया फंसा हुआ है ये निकालना है। और मैंने ग्राफ दे दिए, मान लो ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये एफ एक्स है और ये रेड वाला जो ग्राफ है ये जी एक्स का ग्राफ है। आपको ये पता है कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है ए टू बी के बीच में, मतलब ए से बी के बीच में एफ एक्स का ग्राफ ऊपर है, जी एक्स का ग्राफ नीचे है, और बी से सी में जी एक्स का ग्राफ ऊपर है और एफ एक्स का ग्राफ नीचे है, आप देख पा रहे हो। तो इस केस में जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकाला जाए। अगर आपको एरिया निकालना है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो खास करके यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल से करोगे तो आपको खूब फायदा होगा।
यहाँ पे अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल से एक बार सोच के देखूं, पहले मैं फाइनल माइनस इनिशियल से सोचता हूँ, बाद में मैं स्टैंडर्ड तरीके से सोच के बताता हूँ, सोच के दिखाता हूँ। मतलब जैसे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो देखो बी पे अपन को इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ए टू बी में ऊपर वाला कर्व एफ एक्स है, नीचे वाला कर्व जी एक्स है, और बी टू सी में ऊपर वाला कर्व जी एक्स है, नीचे वाला कर्व एफ एक्स है। तो फाइनल माइनस इनिशियल से लिखेंगे तो एरिया क्या आएगा, पहला इंटीग्रल अपना आएगा ए से लेकर के बी, ऊपर वाला कर्व कौन है, ऊपर वाला कर्व अपने लिए एफ एक्स है, तो अपन लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स के साथ, और फिर प्लस प्लस बी से लेकर के सी में, बी से लेकर के सी में ऊपर वाला कर्व कौन हो गया, जी एक्स, तो अपन क्या लिखेंगे, जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। ये अपन ने लिख दिया। सर आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बस लिख दिया, लेकिन अभी इस बात का फील नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे होगा, ये क्यों लिख रहे हैं अपन, ये कैसे लिख रहे हैं, कि ये कहां से आ रहा है। बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देखो। अगर मुझे ये बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मैं क्या बोल रहा हूं, सोचने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे ये शेडेड वाला पोर्शन का एरिया चाहिए तो मैं पहले क्या करता हूं, एफ एक्स का जो कर्व है उसके नीचे का एरिया निकाल लेता हूं। पहले मैं केवल ए टू बी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ए टू बी के रीजन में एफ एक्स कर्व के नीचे जो एरिया है उसको निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ए टू बी में केवल एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कौन से रीजन का एरिया आएगा, मान लो ये बी है, मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये एफ एक्स ऊपर है, तो मेरे पास इस वाले पूरे रीजन का एरिया आएगा अगर मैंने ए टू बी में एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो। अब आप सोचो कि मुझे तो केवल ये वाला एरिया चाहिए था, ये वाला एरिया चाहिए था, मतलब ये gx के नीचे का जो एरिया है, क्या आपको दिख रहा है, ये जो gx के नीचे का एरिया है जहां पे ये ऐसा क्रिस क्रॉस है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मुझे काउंट नहीं करना था, क्योंकि मुझे तो fx और gx के बीच का एरिया निकालना था। तो क्या मैं बोलूं कि इस वाले पोर्शन के एरिया में से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं ए टू बी के बीच में gx का जो एरिया है, वो ए टू बी के बीच में gx के नीचे जो एरिया है वो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो आप देखो ना, आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। आपने क्या किया, ए टू बी में एफ एक्स कर्व के नीचे का जो एरिया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ए टू बी में gx कर्व के नीचे जो एरिया है, तो सीधी सी बात है आपको इन दोनों के बीच का एरिया मिलेगा। तो क्या आपको दिख रहा है, आपको पहला इंटीग्रल मिल चुका है, पहला इंटीग्रल मिल चुका है। देखो दोनों की लिमिट ए टू बी है, तो अपन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, कंबाइन करके लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, बरोबर है। ये A1 बोल रहा हूं, ठीक है। ये वाले जो पार्ट का एरिया है ये A1 है, और ये वाले पार्ट का जो एरिया है ये A2 है। तो A1 अपन ने निकाल लिया, A1 अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, इंटीग्रेशन A टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, बरोबर। अब A2 वाला एरिया निकालना है तो A2 वाले एरिया में भी अपन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप देख पा रहे हो, अब आप विजुलाइज कर पा रहे हो। बस फर्क ये है कि B2C में जो A2 वाला एरिया है उसके लिए ऊपर कौन आ गया, GX आ गया। तो पहले मैं C2D में GX का इंटीग्रेशन कर लेता हूं, GX DX। लेकिन जब मैं ये इंटीग्रल करूंगा तो मुझे कौन सा एरिया मिलने वाला है, ब्लू से शेड कर रहा हूं फिर से, मुझे ये वाले पार्ट का एरिया मिलने वाला है। यार इसमें तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया ना यार, मुझे ये सब एरिया थोड़ी ना चाहिए था, मुझे ये सब तो नहीं चाहिए, ये सब तो नहीं चाहिए, मुझे केवल ये वाला पार्ट चाहिए था। तो इसमें से क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हो कि एफ एक्स कर्व के नीचे का जो एरिया है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो माइनस C2D एफ एक्स डी एक्स को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बरोबर। तो अब आप देखो आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन C2D, आपके पास आ जाएगा GX माइनस एफ एक्स डी एक्स। अब अगर अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। सब लोगों को समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट यहां से आया। अब अगर आप सोचोगे फाइनल माइनस इनिशियल से इन दोनों केस में अपन क्यों कर रहे थे, तो हर बार आप देखो अगर आप एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हो तो आपका एक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक कर्व जो है वो एफ एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी तो टू कर्व्स ही है। तो यहाँ पे भी अपन फाइनल माइनस इनिशियल लगा के करेंगे तो बड़े आराम से अपन को आंसर मिलने वाला है, और उससे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है। आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की फिर जरूरत नहीं है। तो ये अपन ने कर्व और एक्स एक्सिस के साथ देख लिया, कर्व और वाई एक्सिस के साथ देख लिया, और टू कर्व्स के बीच में क्या होता है वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो बच्चों एक दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देख लेते हैं बस। अभी अपन ने जो कर्व और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ का एरिया देखा, अगर ये कर्व एंड एक्स एक्सिस के एरिया के जो तीन केस अपन ने बनाए कि यार अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो क्या करना है, तीनों अलग अलग केस में अपन ने निकाला। तीनों को अगर मैं कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो अपन को ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इन तीनों केस को कंबाइन करूं तो द मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स
एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी इज, अपन क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, एफ एक्स को नहीं मॉड एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब आप सोचो कि अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो उसमें तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वाला मॉड प्लस साइन से खुल जाएगा, तो क्या आप सोच पा रहे हो, डायरेक्टली ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं जिसमें एफ एक्स हमेशा नेगेटिव है, तो ये जो मॉड एफ एक्स है इसमें एफ एक्स हमेशा नेगेटिव है, तो ये वाला मॉड किस साइन से खुल जाएगा, माइनस साइन से खुल जाएगा, तब भी आपको डायरेक्टली एरिया मिल जाएगा। आपने पहले एफ एक्स का मॉड कर लिया बेसिकली, तो ग्राफिकली आपने क्या चेंज किया, इसका ग्राफ नीचे था तो बस आपने एग्जैक्टली इसका ग्राफ ऊपर बना दिया, और बाद में आपने ए टू बी इंटीग्रेट कर लिया, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, कुछ पोर्शन के लिए एफ एक्स पॉजिटिव है और कुछ के लिए एफ एक्स नेगेटिव है, तो सी पे इसकी डेफिनेशन ब्रेक होने वाली है, तो ये इंटीग्रल भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ए टू सी में आप लोगे तो ये वाला मॉड प्लस साइन से खुलेगा। आपको पता है कि जहां जहां पे अंदर वाले फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहां वहां पे अपन को इंटीग्रल ब्रेक करना पड़ता है। तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू सी, तो ए से सी में ये प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और सी से लेकर के बी में ये माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो फिर से आपको वो वाला एरिया मिल जाएगा। तो तीनों केस को क्लब करके कंबाइन करके अपन इस एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि आपको किसको इंटीग्रेट कर लेना है, मॉड एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेना है ए टू बी में, तो आपको डायरेक्टली एरिया मिल जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट अपन वाई एक्सिस के लिए भी करेंगे। द मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू जी वाई एंड वाई एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू बी टू y इक्वल टू सी इज एक्जैक्टली सेम चीज, अपन जी वाई नहीं मॉड जी वाई को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब अगर जी वाई पॉजिटिव हुआ तो वो वाला मॉड प्लस से खुल जाएगा, डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन बनेगा। अगर जी वाई हमेशा नेगेटिव हुआ तो वो मॉड माइनस साइन से खुलेगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। और कुछ पार्ट के लिए जी वाई पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है, तो जहां जहां पॉजिटिव है प्लस से खुलेगा, जिसके लिए नेगेटिव है वहां माइनस से खुलेगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को नोट कर लो और ये सारी चीजों को अच्छे से ध्यान रख लो। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एरिया के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है और बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो इन क्वेश्चंस को एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आंसर्स बता देता हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 1/6 और इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है 1। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है π/4 -½ ln2। ठीक है, चलो एक एक करके दोनों के आंसर्स देख लेते हैं, दोनों के सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ग्राफ तैयार कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन को ये देखना है कर्व कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। एक्स एक्सिस के साथ ही एरिया पूछ रहा है। x² - 3x + 2 सिंपल सा क्वाड्रेटिक है यार, सबको पता है कि 0 पे इसका वैल्यू कितना है बेटा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 0 पे इसका वैल्यू 2 है। इसका ग्राफ में बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, बरोबर। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, 0 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है, इसके रूट्स क्या है, 1 और 2 है, तो ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट 2 होगा। तो सबसे पहले अपन को 1 से 2 में इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट पार्ट में 1 से 2 में इंटीग्रेट करना है, मतलब ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो आपको मैंने समझाया है, अपन किससे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से करेंगे। आपने ऐसे कर्सर ले लिया अपना, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आ जाएगा, अपना जो एलिमेंट है dx या कर्सर है वो कहाँ से कहाँ मूव होने वाला है, वो x में 1 से 2 में मूव होने वाला है। तो 1 से 2 में अपन लिखेंगे फाइनल कर्व कौन है, x एक्सिस है, फाइनल कर्व x एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन y = 0 है, माइनस इनिशियली ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, x² - 3x + 2 dx, बरोबर। सिंपल सी बात है। तो अब अपन एरिया निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही इजी है, तो लिमिट्स इंटरचेंज कर लो, माइनस साइन को यूज करके 2 से 1 कर लेता हूं, तो इंटरचेंज कर ली लिमिट्स और डायरेक्टली अब इंटीग्रेशन लिख दे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ / 3 माइनस ये हो जाएगा 3x का इंटीग्रेशन x² / 2 + 2x। लिमिट्स मैंने उल्टी कर दी है माइनस साइन को यूज करके लिमिट्स उल्टी कर दिए, तो अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 2 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एरिया कितना आएगा, 1/3। 1 पुट किया, -3/2 + 2, ये फाइनल, माइनस 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 8/3, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इंटू 3 हो जाएगा 12, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा +4। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सिंपल। सेकंड पार्ट में अपन को क्या करना था, सेकंड पार्ट में 0 से 2 में निकालना है। तो सेकंड पार्ट में अगर अपन को 0 से 2 में निकालना है, मतलब 0 से लेकर के 2 तक,
तो देखो क्योंकि यहाँ पे अपन ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में 1 से 2 का निकाल चुके हैं तो आप उसको यूज करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मान लो आप नहीं निकाल चुके होते तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये वाला पार्ट नहीं निकाला है, ठीक है। तो आप उसको क्या लिखोगे, एरिया इक्वल टू अपन को 0 से 2 में इंटीग्रेट करना है, तो एरिया इक्वल टू देखो 0 से 2 में ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा। अब देखो कुछ पार्ट के लिए कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट के लिए कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, तो अपना जो कर्सर है फाइनल माइनस इनिशियल वाला उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से लेकर के 1 में आपके लिए फाइनल जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर 1 से लेकर के 2 में, 1 से लेकर के 2 में फाइनल कर्व एक्स एक्सिस है और इनिशियल कर्व अपना पैराबोला है, तो माइनस टाइम्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2dx, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रल आप निकालोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, इसके ऊपर लिमिट्स लगा लो 0 से 1, और इसको इंटीग्रेट करके आपको पता है आंसर 1/6 आने वाला है, मैं प्लस 1/6 लिख रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 5/6 आ जाएगा, तो आपको ओवरऑल एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बहुत ईजी है, डायग्राम बना के करोगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स इक्वल टू कर्व क्या है, tan इनवर्स x एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, अपन ग्राफ बनाते हैं भाई tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का ग्राफ सबको पता है कैसे होता है। मुझे कहाँ से कहाँ इंटरेस्ट है, केवल मुझे 0 से 1 में इंटरेस्ट है, तो क्योंकि मुझे 0 से 1 में इंटरेस्ट है तो मैं केवल यहाँ पे उसका ग्राफ बना रहा हूँ। देखो उसका ग्राफ y इक्वल टू π/2 और माइनस π/2 के बीच में लाई करता है। ये वाली लाइन जो है ये y इक्वल टू π/2 है, सबको पता है, ये y एक्सिस है। मैंने पीछे की साइड, नीचे की साइड का ग्राफ नहीं बनाया है क्योंकि मुझे कहाँ से कहाँ इंटरेस्ट है, 0 से लेकर के 1 में, ठीक है। अच्छा 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, x को 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आपके पास बेटा हो जाएगा π/4 हो जाएगा। मतलब आपको कौन से रीजन के एरिया निकालने में इंटरेस्ट है, 0 है, ये 1 है, तो मैं शेड कर रहा हूँ, मुझे ये वाले रीजन का एरिया निकालने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, एरिया निकालने के बेटा मैं 2 तरीके बताऊंगा। देखो सबसे पहला तरीका तो अपन डायरेक्टली लिख ले, अपन को पता लग रहा है कि अगर मैं अपना कर्सर बनाऊं ये वाला, तो एरिया अपने पास क्या आएगा, एरिया इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन अपना, ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, 0 से लेकर के 1 में मूव करेगा। ऊपर का कर्व हमेशा कौन है, tan इनवर्स x है, तो अपन लिखेंगे tan इनवर्स x, और इनिशियल कर्व कौन है, x एक्सिस है, तो -0 आ जाएगा, सीधे सीधे dx आ जाएगा, बरोबर। सिंपल सा काम अपन को ये करना है। ये ध्यान रखना, लिमिट 0 से 1 में मूव कर रही है, 0 से π/4 dy में नहीं, अपन x में मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और 1 को सेकंड फंक्शन मान लो, तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके ऊपर लिमिट लगेंगी 0 से 1 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा dx, ये इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर के 1। तो देखो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, इधर लिमिट डालोगे तो 1 हो गया ये, और tan इनवर्स 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा π/4, 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, इसको t बोला तो ऊपर dt लिखा हुआ है, तो हाफ ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर लिमिट लगेंगी 0 से 1, तो 1 डालोगे तो ln 2 हो जाएगा, 0 डालने से ln 1 होगा जो कि 0 है, तो आपका आंसर आ जाएगा π/4 माइनस हाफ ln 2, बरोबर। तो ये वाला एरिया है इस रीजन का एरिया। ये अपन ने निकाला मेथड 1 से। जब अपन ने क्या किया, dx के रिस्पेक्ट में अपन ने निकाला, मतलब अपन ने अपने एरो को किस डायरेक्शन में मूव करवाया, x डायरेक्शन में मूव करवाया। यहाँ पे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन वैसे तो निकालना आसान था, लेकिन अगर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अवॉइड करना हो, तो देखो मैं dy के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। dy के रिस्पेक्ट में देखो अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे फिर से ग्राफ बना रहा हूँ। ये y इक्वल टू π/2 है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला 1 है, और 1 पे इसका वैल्यू कितना है बेटा, π/4 है। मुझे ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं, इस रेक्टेंगल का एरिया, इसको इंटरप्रेट करने का दूसरा तरीका, इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं ये डॉटेड वाले पोर्शन का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या आपको इस बात की फील आ रही है कि मुझे इस ब्लू वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा? सिंपल सी बात है। तो अपना जो एरिया है उसको मैं क्या लिखूंगा, एरिया इक्वल टू
रेक्टेंगल का एरिया, ब्लैक वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है बेटा, π/4 है, सबको दिख रहा है, उसका बेस 1 है और उसका हाइट कितना है, π/4 है, माइनस इसको इधर लिखते हैं, एरिया इक्वल टू ब्लैक वाले रेक्टेंगल का एरिया π/4, ठीक है, माइनस। अब मुझे ये डॉटेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो देखो अब मैं मेरा कर्सर ऐसे लेता हूं हॉरिजॉन्टल, तो मैं dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन dy। अपना कर्सर कहां से कहां मूव होने वाला है, कहां से कहां, 0 से लेकर के कहां तक, y में मूव करेगा π/4 तक, क्योंकि देखो आपको इस वाले कर्व के साथ, इस वाले कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका जो ये dy वाला कर्सर है ये कहां से कहां मूव करेगा, 0 से π/4 में मूव करेगा, तो आप इसको मूव करवाओगे 0 से लेकर के π/4 में। और ये जो आपका फंक्शन है, क्योंकि अपन dy के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो अब मुझे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो मैं x को क्या लिख सकता हूं, tan y लिख सकता हूं, tan y। तो अपना फाइनल कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, सिंपल सी बात है, tan y dy। देखो अपन dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कर्व को y के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, tan y। बस खत्म हो गई कहानी। a इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, ये साइन अपॉन कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा ln mod sec y, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर के कहां तक, π/4 तक, π/4 तक। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी ये माइनस था, तो अपने पास आंसर आ जाएगा π/4 पुट करोगे, तो π/4 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा sec π/4। sec π/4 कितना हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा। तो आपके पास एरिया का वैल्यू आ जाएगा, एरिया इक्वल टू π/4 माइनस ln mod sec π/4 कितना हो जाएगा बेटा, √2, और 0 पुट करोगे तो sec 0 1 होता है, तो ln 1 0 हो जाएगा। बस खत्म हो गया। √2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर हाफ होता है, तो वो हाफ आगे ले लोगे तो π/4 माइनस हाफ ln 2, यही वाली चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप dx के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, dy के रिस्पेक्ट में भी देख के कर सकते हो, जो इंटीग्रेशन आसान हो आपको अपना दिमाग लगा के उस हिसाब से करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बोर्ड पे और 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट करें और एक बार खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सारे बच्चों ने इनको नोट करके ट्राई भी कर लिया होगा और आंसर भी आ गए होंगे। काफी आसान है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स विद द y एक्सिस, ठीक है। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स है, x इक्वल टू π/2 माइनस π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, ये π/2 पे है और ये माइनस π/2 पे है, बरोबर, ये माइनस π/2 पे है। तो ध्यान रखना, आप शेड जो एरिया करोगे उसका ध्यान रखना। ये वाला हाइट जो है, ये वाला हाइट कितना होने वाला है, 1, और ये वाला हाइट कितना होने वाला है, ये वाला हाइट -1 है। तो अपन को y एक्सिस के साथ निकालना है, ना कि x एक्सिस के साथ। तो मैं जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको शेड कर रहा हूँ y एक्सिस के साथ। ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है और यहाँ पे ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। अपन को सिमेट्री से दिख तो रहा है कि यार ये दोनों एरिया सेम होने वाले हैं, ठीक है, पर अपन इनको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप एरिया x एक्सिस के साथ निकालोगे कि y एक्सिस के साथ। मतलब निकालना तो y एक्सिस के साथ है, आप जो इंटीग्रेशन करोगे वो dx के रिस्पेक्ट में करोगे कि dy के रिस्पेक्ट में करोगे। अब देखो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आसान होगा, क्योंकि अगर मैं 0 से π/2 मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करूं तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जो रेड वाला पोर्शन है जिसको मैं डॉट डॉट से कर रहा हूं, यार इसका एरिया तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं। इसका एरिया मैं बोल सकता हूं 0 से π/2 में साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 1। ये जो रेड वाला पोर्शन है इसका एरिया 1 है, ये तो अपन को डायरेक्टली पता है, रिजल्ट पहले ही याद करवाया है। और ये वाला जो है, अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर इंटीग्रेशन करते तो ये -1 आता, लेकिन एरिया की बात करूं तो ये वाला एरिया भी 1 ही होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो अगर अपन dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये रेड वाले पार्ट का एरिया अपन बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं, लेकिन मुझे तो ब्लैक वाले पार्ट का एरिया चाहिए। तो वो एरिया अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं बोलूं कि इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, बेस π/2 है और हाइट 1 है, तो अपन लिखेंगे π/2 में से अपन इस रेड वाले पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस रेड वाले पार्ट का एरिया मतलब 0 से लेकर के π/2 में ऊपर वाला कर्व कौन है, ऊपर वाला कर्व साइन एक्स है, तो अपन सीधे सीधे लिखेंगे साइन एक्स dx, बरोबर। सिंपल सा माजरा है, सिंपल सा माजरा है। और एग्जैक्टली सिमिलरली ये वाले रीजन का भी एरिया आ जाएगा। मुझे ये ब्लैक वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस प्लस, फिर से इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, बेस π/2 है, हाइट 1 है। देखो अपन एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये π/2 हो गया, माइनस इसमें से ये जो रेड वाला जो है, ये जो रेड वाले पार्ट का एरिया है, इसको अपन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको अपन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या आएगा, तो ये वाला एरिया आएगा इंटीग्रेशन
-π/2 से लेकर के 0, -π/2 से 0। अब फाइनल कर्व जो है वो एक्स एक्सिस है और इनिशियल कर्व जो है वो कौन है, साइन एक्स है। तो आपके पास क्या आएगा, -sin x dx। बरोबर, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, ये इंटीग्रल का वैल्यू भी आपको पता है 1 होता है। तो π/2 -1 ये हो जाएगा और प्लस यहाँ से भी क्या हो जाएगा, π/2 -1 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो आपके पास π/2 -1 ट्वाइस आ जाएगा। तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा बेटा, π-2 आ जाएगा। सिंपल, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये समझ आई बात। तो साइन एक्स का वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालना था, तो अपन ने कैसे निकाला, अगर आप डी वाई के रिस्पेक्ट में करते तो आपको साइन इनवर्स वाई को इंटीग्रेट करना पड़ता, वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता, आंसर उससे भी आता, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा आसानी से हो गया। तो ऐसे टेक्निक्स आपको आने चाहिए यूज करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड द y एक्सिस। फिर से y एक्सिस के साथ बोल रहा है, तो पहले तो अपन को इसका ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। भाई इसको देख के पैराबोला की फील आ रही है, ये पैराबोला है, स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं अपन। दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस को मैंने इधर ले लिया है। तो ये तो कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप का पैराबोला है। तो ये तो ओपनिंग लेफ्टवर्ड होगा। इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, पैराबोला सबको याद है, इसका वर्टेक्स 1,1 पे होगा। तो 1,1 पे इसका वर्टेक्स तैयार कर लेते हैं अपन। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये क्या पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, x को 0 डाला, y को 0 डाला, तो आपके पास लेफ्ट में कितना आएगा 1 और राइट में आपके पास कितना आएगा, फिर से 1 आएगा। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है और इसका वर्टेक्स 1,1 पे है, यहाँ कहीं पे है, 1,1 पे है इसका वर्टेक्स। और ये ओपनिंग राइटवर्ड पैराबोला है, मतलब ये कुछ ऐसे खुलने वाला है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये खुलेगा। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, अपन ने सेटिस्फाई करवा के देखा। और ये दूसरा ये वाला जो पॉइंट है ये भी निकाल देते हैं। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, x को 0 डाल देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ये एनालिसिस आपको कर्व का आना चाहिए। अगर x को 0 डाल दिया तो आपके पास 1 आएगा, तो y माइनस 1 का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। तो y का वैल्यू या तो 2 आएगा या तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो y का वैल्यू 0 तो अपन लिख चुके हैं, y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,2 है। बरोबर, इतना आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये आपने बना लिया तो आपका काम खत्म हो गया। आपको एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द y एक्सिस चाहिए, मतलब वो ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एरिया बताओ। देखो आप डायग्राम बना लोगे तो आपको एरिया निकालने में एकदम आसानी रहेगी, एकदम आसानी। तो अब अपन उस एरिया को क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन। सबको समझ में आ रहा है कि डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने में समझदारी है, क्योंकि कर्व भी वाई के टर्म्स में दिया हुआ है। डी वाई अपना पॉइंटर कहां से कहां मूव करेगा, वाई में 0 से लेकर के कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो अपना पॉइंटर 0 से लेकर के 2 में मूव करेगा। फाइनल कर्व, हमेशा फाइनल कर्व ये वाला पैराबोला है, तो अपन लिखेंगे 2y माइनस वाई स्क्वायर। और इनिशियल कर्व y एक्सिस है जिसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। बस सिंपल इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 2 में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये हो जाएगा आपके पास सॉरी 64 नहीं, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 डालने से तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4/3। तो शेडेड पार्ट का एरिया कितना है बेटा, 4/3 है, नोट कर लो। तो बच्चों इसी के साथ अपन अपना ये वाला लेक्चर एंड करते हैं। आज अपन ने पिछले क्लास का मेजर होमवर्क डिस्कस किया और अपन ने एरिया अंडर द कर्व की थियरी देखी और उसके ऊपर एकदम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं। अगले क्लास में एरिया अंडर द कर्व के ऊपर और क्वेश्चंस अपन करेंगे। आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर्स 23 टू 25 और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर्स 26 से लेकर के 27। तो इन क्वेश्चंस को करके आना, अपन इनको डिस्कस करेंगे और एरिया अंडर द कर्व के और क्वेश्चंस करेंगे।